हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का 72 में बीपीएससी के लिए। आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। वो है टॉपिक रिलीजियस मूवमेंट्स और पीजेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स जो भी हुए थे उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है आज। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से लेके 1880 के बीच में। ठीक है, और अगर आप बात करोगे तो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पवित्र स्थानों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण शुरू हुआ था। ठीक है, बहुत सारी रिवॉल्ट्स थे वो इसी तरीके से शुरू होते थे, या तो कुछ टैक्स लगा देते थे या पिलग्रिमेज टैक्स लगा देते थे, या जो ट्राइबल लोग थे उनके साथ कुछ न कुछ इंटरफियर करते रहते थे। उस वजह से बहुत सारे रिवॉल्ट्स उस टाइम में क्रिएट हो रहे थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय फेमस नोवेल आनंद मठ, आनंद मठ जो उन्होंने 1875 के आसपास लिखा था, उसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, उसमें इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट अभी तक ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स कंप्लीटली सप्रेस दिस रिविलियन। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स का अगर टाइम देखोगे तो 1772 से लेके 1785 के आसपास तक है। ठीक है, बहुत हद तक इसने इसको कंट्रोल किया था। तो अगर आप पहले स्टेटमेंट की बात करोगे तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही होते हुए दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा रिवोल्ट है। विद रेफरेंस टू द चौर अपराइजिंग, चौर अपराइजिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अगर चौर अपराइजिंग की बात करोगे तो बेसिकली ये 1766 से लेके 1810 तक ये चला था। और अगर बात करोगे तो ये जो पूरा का पूरा है ना, ये जंगल महल वाला जो रीजन पड़ता है, जंगल महल वाला जो रीजन है, आपका मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट हो या फिर मानभूम, ये दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट, और ये झारखंड वाला जो रीजन है, वेस्ट बंगाल का कुछ रीजन है, आपको यहाँ पे देखने को ये मिलता था। ठीक है, तो बिग अपराइजिंग अकर्ड प्राइमरीली इन द मिदनापुर एंड बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है पहला। दूसरा देख लेते हैं। द प्राइमरी कॉज वॉज द इन्हेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू डिमांड्स एंड द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस अंडर द ब्रिटिश रूल। बिल्कुल ठीक है। ब्रिटिश जो थे बेसिकली, अगर बात करें चौर अपराइजिंग की रिगार्डिंग, तो चौर अपराइजिंग में चौर एक जो टर्म थी, एक डेरोगेटरी टर्म थी जो कि ब्रिटिश यूज़ करते थे लोकल ट्राइब्स के लिए। जैसे आपका संथल हो, आपके जो कोल हों, और भी जो लोकल ट्राइब्स थे वो उनके लिए यूज़ किया करते थे। एक डेरोगेटरी टर्म होती थी चौर। जो इंडिजिनस ट्राइब्स थी वो उससे परेशान हो गए थे और भी कई तरीके से इंटरफियर करते थे उनके लैंड को लेके, उनकी कल्चर को लेके, उनके सोशल और रिलीजियस जो उनके जो भी वैल्यूज़ थी उनको लेके। तो ये सारे के सारे इस तरीके से वहाँ पे चल रहे थे। ठीक है, अगर बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो दुर्जय सिंह वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दिस अपराइजिंग। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। चौब अपराइजिंग रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ पैका रेबिलियन। भाई पैका रेबिलियन की अगर बात करोगे तो पैका रेबिलियन ये उड़ीसा में हुआ था, बेसिकली उड़ीसा वाला जो रीजन है, उड़ीसा में। अगर पैकाज की बात करोगे तो पैकाज बेसिकली क्या होते थे, सोल्जर होते थे, फुट सोल्जर होते थे। अगर इनकी बात करोगे तो 16वीं जो सेंचुरी है उसमें ना गजपति रूलर्स होते थे, गजपति रूलर्स। तो उन्होंने क्या करा था, इन सोल्जर्स की ये वो लेते थे, एक मर्सनरी सेवाएं सर्विसेज लेते थे। उसके चलते इनको ना ये देते थे रेंट फ्री लैंड्स देते थे। ठीक है, और हेरिडेटरी होते थे वो, वंशानुगत। ओके, उसमें क्या हुआ कि 1803 में जब उड़ीसा को अनेक्स कर लिया ब्रिटिश ने, उसके बाद यहाँ प्रॉब्लम्स आने लग गई। और जो ये पैका जो थे, सोल्जर्स थे, उनको काम मिलना बंद हो गया है ना। उनको जो ऊपर से इनके जो लैंड थे उसमें ब्रिटिश इंटरफियर करने लगे, अपने मनमाने हिसाब से इनसे टैक्स लेने लग गए। तो सारा का सारा ये प्रॉब्लम्स हो रहा था। अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक सॉल्ट मोनोपोली भी थी अंग्रेजों की, उड़ीसा वाले रीजन में सॉल्ट मोनोपोली है ना, सॉल्ट मोनोपोली। और इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन भी तो हो ही रहा था, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन जो कि करते थे। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स की देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इट वाज एन आर्म रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन उड़ीसा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। इट वाज लेड बाय द बक्सी जगबंधु, द मिलिट्री चीफ ऑफ द राजा खुर्दा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है बेसिकली।
ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रामोसी विद्रोह के बारे में कथनों पर विचार करो। तो रामोसी विद्रोह कब हुआ था? रामोसी विद्रोह की अगर आप बात करोगे तो ये महाराष्ट्र वाले रीजन में हुआ था 1822 के आसपास, है ना। ओके, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स जो महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, द रामोसीज वर द हिल ट्राइब्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल ठीक है। जो इंडिया का ये वाला जो पोर्शन है यहाँ महाराष्ट्र वाष्ट्र वाला, ये वाला यहाँ पे गुजरात से नीचे, यहाँ पर रामोसी ट्राइब्स जो हिल ट्राइब्स थी। ठीक है, दे रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द चित्तूर सिंह इन 1822 अगेंस्ट हैवी लैंड रेवेन्यू असेसमेंट। बिल्कुल ठीक है, जो अंग्रेज थे वो क्या ही कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि जितना हो सकता था उनसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। उनके वो चाहते थे कि इंडिया का जो सोशल और इकोनॉमिक जो एक ताना बाना है उसको कैसे ख़त्म किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना एक्सपेंशन कर सकें। ठीक है, ब्रिटिश इंटीग्रेटेड दैम इनटू द लोकल पुलिस फोर्स टू मेंटेन पीस। ठीक है, अगर आप इसकी बात करोगे तो तीनों के तीनों ठीक है, उसको ये वो करने के लिए, सप्रेस करने के लिए बहुत बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ किया करते थे फोर्स को, उन सबको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अगेन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, पॉलीगर विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो पॉलीगर जो विद्रोह था वो क्या था, देख लेते हैं। तो ये अगर पॉलीगर विद्रोह की बात करो 1799 से लेकर 1805 के आसपास हुआ था। ओके, Polygars were feudal Scythians who held administrative and military powers in पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया में ये पूरा तमिलनाडु और केरला वाला जो रीजन है यहाँ पे ये पॉलीगर्स हुआ करते थे। ठीक है, कोट्टबोम्बम नाइक एक प्रमुख नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश अधीनता के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, अभी तक तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। द रेबिलियन वाज कम्प्लीटली सेंटर्ड इन द रीजन ऑफ अवध। भाई जब साउथ इंडिया की बात कर रहे थे अवध कहाँ से आ गया? तो ऑप्शन नंबर ये जो है, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 3 है, ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक और दो ही ठीक होंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेलुथम्पी रिवॉल्ट। वेलुथम्पी रिवॉल्ट कब हुआ था? 1808 से लेकर 1809 के बीच में। अगर आप बात करोगे तो सब्सिडर अलायंस जो था वो 1799 से शुरू हो गया था, है ना। उसके बाद 1800 में आपका हैदराबाद हो, 1801 में, 1799 में, 1798 में हैदराबाद हो, फिर आपका मैसूर हो 1799 में, तंजौर हो, ये सारे के सारे सब्सिडरी लाइन्स से पार्ट बनते जा रहे थे। और त्रावणकोर है वो भी कहने के सब्सिडरी लाइन्स को फॉलो कर चुका था। उसके बाद अंग्रेज अपनी मनमानी के हिसाब से वहाँ पे सारा का सारा रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करवा रही थी, तो उसी के चलते एक विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, वेलुथम्पी वाज अ दीवान ऑफ स्टेट ऑफ त्रावणकोर। बिल्कुल ठीक है। ओके, the revolt was triggered by the harsh conditions imposed through the subsidiary alliance by लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो था जब से सबसिडरी अलायंस को स्टार्ट किया था। ठीक है, he openly called for an armed struggle against the British through the famous खुंदोरा प्रोक्लेमेशन। ठीक है, तो उसका जो प्रोक्लेमेशन था, एक आह्वान था, उसका नाम था खुंदारा प्रोक्लेमेशन। ठीक है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। तो अगेन ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। छठवीं का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सातवां देख लेते हैं, संथल रिवॉल्यूशन जो हुआ था, संथल रेबेलियन होता था 1855 से लेकर 1856 के बीच में। अगर बेसिकली आप देखोगे तो ये वेस्ट बंगाल है ना, कुछ बिहार का रीजन, भागलपुर वाला और झारखंड, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये। अगर बात करेंगे इसके जो मेन हीरो थे वो थे आपके, और बेसिकली हम इसकी बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो इसका ऑब्जेक्टिव तो बेसिकली ये था कि जो मनी लेंडर्स थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा लिया करते थे, और जो अंग्रेज थे वो भी कहीं ना कहीं किसी को भी लैंड अलॉट कर दिया करते थे। तो बेसिकली उन्होंने एक टर्म दिया था डिकूज, है ना, टू ड्राइव आउट डिकूज। दिक्कूज मीन्स अलेन, जो बाहर के लोग होते थे उनको दिक्कूज बोलते थे। ये इनका था कि बाहर के जो लोग आके वहाँ पर इंटरफियर कर रहे हैं उनको बाहर निकालना। बेसिकली उसमें अंग्रेज भी थे और भी कुछ लोग थे। ठीक है, और बात करोगे तो सिद्धू मुर्मू, आपके कानू मुर्मू, ओके, चांद मुर्मू, ये हीरोज थे एक तरीके से। और आपकी फूलो मुर्मू, भैरव मुर्मू, फूलो मुर्मू, ठीक है, मुर्मू, और झानू मुर्मू हो ना, झानू मुर्मू।
ओके, द संथल्स इनहेबिटेड द राजमहल हिल रीजन नोन एज दामिन को। बिल्कुल ठीक है, संथल वाला जो रीजन है, ये राजमहल वाला जो रीजन है जो झारखंड वेस्ट बंगाल वाला पड़ता है, तो पहला स्टेटमेंट इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरा है द रेवेलियन वॉज डायरेक्टली प्राइमरीली अगेंस्ट द मनी लेंडर्स जमींदार्स एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स। बिल्कुल ठीक है, जो मनी लेंडर थे बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा वसूलते थे, और जो जमींदार थे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया करते थे और रेंट लिया करते थे लैंड का, और अपना मनमानी करते थे, उसके खिलाफ इन लोगों ने एकदम इकट्ठा होकर रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, सिद्धू एंड कानू वर द टॉप लीडर्स हु लेड दिस हिस्टोरिकल ट्राइबल अपराइजिंग। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाते हैं, और ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, 8वां देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोल म्यूटेनी। कोल म्यूटेनी का वही है 1831 से लेकर 1832 के बीच में। ठीक है, और अगर इसकी बात करेंगे तो कोल्स ऑफ द छोटा नागपुर रिसेंटेड द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड्स टू द आउटसाइडर्स लाइक सिख एंड मुस्लिम्स। तो भाई यही कर रहे थे कि अंग्रेज के भाई जो ट्राइबल्स थे उनके पास जो लैंड्स थे उनको किसी को भी दे देना। जैसे आज के डेट में ना ट्राइबल्स के लैंड को हम इजीली खरीद नहीं सकते। ठीक है, तो लेकिन अंग्रेजों के टाइम में ये कुछ वो अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी करते थे। ठीक है, इससे परेशान होकर इन ट्राइबल जो पीपल थे, चाहे संथल हों, कोल हों, है ना, रामोसी हों, ये सारे के सारे इनके खिलाफ विद्रोह किया करते थे। ठीक है, लेकिन बहुत हद तक अंग्रेज क्या करते थे, उस विद्रोह को कुचल दिया करते थे, है ना। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, 8वें का पहला स्टेटमेंट ठीक है। द रेबेलियन वाज लेड बाई बुद्धा भगत। बुद्धा भगत ने इसको लेड किया था बेसिकली। ये वो जो पूरा झारखंड और ये वाला रीजन है इसमें इन्होंने इसको चलाया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो अगर पागलपंथी की बात करेंगे तो इट वाज अ सेमी रिलीजियस सेक्ट फाउंडेड बाय करम सिंह इन द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। बिल्कुल ठीक है, करम सिंह ने इसको लीड किया था पागलपंथी इसको। अंडर द करम सिंह सन टीपू शाह द मूवमेंट टर्न अगेंस्ट द अप्रेसिव जमींदार्स एंड द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू डिमांड्स। जो जमींदार थे जो कि पलते थे अंग्रेजों के ऊपर, है ना, अंग्रेज जो टुकड़े फेंक दिया करते थे उस पर वो पलते थे और मनमाना लैंड वसूलते थे, बहुत सारा करप्शन करते थे। तो इससे परेशान होकर जो लोकल पीजेंट्स हैं या ट्राइबल जो लोग हैं वो उनके खिलाफ विद्रोह किया करते थे। और कई बार जैसे संथल में तो ये हुआ था कि जितने भी मोस्टली जो बड़े बड़े जमींदार थे उन पर उनके घरों पर अटैक कर दिया, घरों को जला दिया, इस तरीके के मूवमेंट देखते थे। इट वॉज कम्प्लीटली लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ पंजाब। तो भाई बिल्कुल नहीं, पंजाब में तो था नहीं है, तो केवल दो ही स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फराजी मूवमेंट। भाई फराजी मूवमेंट की बात करोगे तो फराजी मूवमेंट क्या था बताओ। तो फराजी मूवमेंट की बात करोगे तो 1818 से लेके बेसिकली ये 1860-65 तक ही चला था। ठीक है, 1860-65 तक चला था। ठीक है, और अगर आप इसकी बात करोगे तो ये बंगाल वाला जो रीजन है, सरायतुल्ला जो थे इन्होंने इसका स्टेब्लिशमेंट किया था। देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। इट वाज फाउंडेड बाय द हाजी सरायतुल्ला इन ईस्टर्न बंगाल। जो बंगाल का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है जो आज के देश में बांग्लादेश में है, उस वाला जो रीजन है उसमें उन्होंने स्टार्ट किया था। दूसरा है, अंडर द लीडरशिप ऑफ द दादू मियाँ इट बिकेम एन अग्रेरियन मूवमेंट रेसिस्टिंग लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। बेसिकली देखोगे तो 1818 से लेकर 1840 तक तो ये सरायतुल्ला जी थे, इनके टाइम में हुआ था। और 1840 के बाद इनका बेटा जो दादू मियाँ थे उन्होंने इसको लीड किया था। ठीक है, 65 या 60 तक। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये बेसिकली सेमी रिलीजियस था, अग्रेरियन मूवमेंट भी था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 रिगार्डिंग द कुका मूवमेंट इन पंजाब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कुका मूवमेंट की अगर बात करोगे तो कुका मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा पंजाब में 1840 के आसपास। ठीक है, और इसके स्टेटमेंट है, पहला है, इट वाज फाउंडेड इनिशियली एज अ रिलीजियस प्योरिफिकेशन मूवमेंट बाय भगत जवाहर मल। बिल्कुल ठीक है भाई, भगत जवाहर मल जी थे, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। अंडर द बाबा राम सिंह इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ पॉलिटिकल कंपेनिंग एमिंग टू एक्सपेल ब्रिटिश एंड रिस्टोर सिख रूल। तो बेसिकली जो राम सिंह थे जो दूसरे वो आए इनके, तो उन्होंने क्या करा था, इसको एक पॉलिटिकल कंपेनिंग करा। और ये था कि जो अंग्रेज हैं जो कि वहाँ पे अप्रेसिव पॉलिसीज, इकोनॉमिक एंड सोशल जो अप्रेशन वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे उनको बाहर निकालना, वो उनका एक उद्देश्य बन गया था। और अगर अगला स्टेटमेंट पढ़ोगे तो इट एडवोकेटेड फॉर द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन गुड्स। बिल्कुल ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अगेन विद द राइट आंसर। 12वां देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द भील अपराइजिंग। भील अपराइजिंग
भील अपराइजिंग अगर आप आज भी देखोगे तो भील अपराइजिंग कहाँ कहाँ होती है, तो पहले तो देख लेते हैं 1818 से लेके बेसिकली 1846 तक ये चला था। तो जैसे राजस्थान वाला रीजन है, गुजरात वाला रीजन है, आज भी भील आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, कुछ महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, तो बेसिकली मोटा मोटा ये वाला रीजन है, आज भी यहाँ पर भील पाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है द व्हील वर कंसंट्रेटेड इन द रीजन ऑफ खानदेश प्रेजेंट डे महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर, बिल्कुल ठीक है। They revolted against the East India Company due to the fear of losing traditional forest rights under the leadership of सेवाराम। भाई ये ठीक है कि जो ट्राइबल होते हैं बेचारे करते क्या थे, आज भी वही करते हैं कि मोस्टली जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, हनी है या कुछ और जो मेडिसिनल औषधियाँ हैं, प्लांट्स हैं, उनको वो जंगलों से लाते थे, उनकी मेडिसिन बनाते थे और फिर बेचा करते थे, उनका यही मोस्टली हुआ करता था। लेकिन ये क्या करते थे, फॉरेस्ट को अपने कोई प्लांट लगवाया, कोई फैक्ट्री लगवाई तो उसको काट दिया फॉरेस्ट को, तो वहाँ पर जो ये टिम्बर है या कुछ और मेडिसिनल प्लांट्स उनको जो प्रोड्यूस क्या करते थे, वहाँ पे कहीं ना कहीं वो उनको प्रॉब्लम हो रही थी और उनको रोका जा रहा था ट्राइबल्स को, इसीलिए वो बार बार विद्रोह करते थे, अंग्रेज़ों का बुरी तरीके से विरोध करते थे। ठीक है, तो 12 मई का जो आंसर हो जाएगा वो इसमें दोनों के दोनों ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर 13 देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कित्तूर चेन्नम्मा रिवोल्ट। 1824 में एक रिवोल्ट हुआ था, उसके बारे में है। इट ब्रोक आउट इन कर्नाटका अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर 13 की बात करोगे तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है ना। और इसका कॉजेज है, द कॉजेज वाज ब्रिटिश रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन ऑफ लेट रूलर कित्तूर अंडर अर्ली एनेक्सेशन डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो अगर आप इसकी बात करोगे तो इनका यही था, ये जो लॉर्ड वेलेजली का फिर बाद में आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इसमें यही सब पॉलिटिक्स करते थे अंग्रेज़ की, भाई कोई अगर उनका उत्तराधिकारी नहीं है, अडॉप्टेड सन है, तो उसका वो साम्राज्य को हड़प लेंगे, जैसा कि आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में देखा था, है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से क्रिएट क्या करते थे। ऊपर से पहले जो 1799 में 1778 में जो उन्होंने सब्सिडी अलायंस स्टार्ट किया था, उसके चलते जो ये पॉलिटिक्स कर रहे थे, वहाँ का जो एक टेरिटरी था, जो रीन था, उसमें एक रिसेंटमेंट क्रिएट होता था अंग्रेज़ों के खिलाफ, एक हेट पैदा हो रही थी। तो यहाँ पर 13 में का जो आंसर है वो रानी चेन्नम्मा लेड एन आर्म रेजिस्टेंस एंड कैप्चर्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स, बिल्कुल ठीक है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, बहावी मूवमेंट की बात करते हैं। बहावी मूवमेंट, तो बहावी मूवमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इसका जो हेड क्वार्टर्स थे ये 1820 के आसपास स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ था, पटना में था। ये तो बीपीएससी में कई बार आया हुआ है, हेड क्वार्टर पटना में था। इसका जो सेंट्रल फोकस था वो बंगाल वाला रीजन, बिहार वाला रीजन, झारखंड वाला रीजन था। ठीक है, और एक तरीके से ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। कौन सा था, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। अगर आप बात करोगे कि जो कुरान है, हदीस है, उसको सही से इम्प्लीमेंट करो, सही से फॉलो करो, सही से पढ़ो, प्योरीफाई करो इस्लाम को, है ना, प्योरीफाई करो इस्लाम को, ये इनका मेन उद्देश्य था। और अगर बात करोगे, ये इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, कहाँ से, दारुल हर्ब से। दारुल हर्ब क्या है ना, इन्फिडल्स, मतलब लैंड ऑफ इन्फिडल्स। इन्फिडल का मतलब होता है जो बिलीव नहीं करते या नॉन बिलीवर, नॉन बिलीवर, है ना। इसे कहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते थे वो, दार उल इस्लाम, दार उल इस्लाम, जो कि लैंड ऑफ द इस्लाम है ना। तो बेसिकली ये एक रिलीजियस, सेमी रिलीजियस कह सकते हैं आप इसको, है ना, कि ये चाहते थे कि जो इस्लाम है वो प्योरीफाई हो, जो सुपरस्टिशंस हैं, जो अलग अलग तरीके के जो इस्लामिक जो मौलाना थे वो फॉलो करवा रहे थे, वो उसको हटा के चाहते थे कि इस्लाम प्योर हो और सही तरीके से जो इस्लाम है उसको लोग फॉलो करें। तो इट वाज एन इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट फाउंडेड बाई सर सईद, ये तो सैयद अहमद खान थे, रायबरेली लिखते, एक सर सैयद अहमद खान अली अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड है, वो वाले नहीं थे। ठीक है, इट्स प्राइमरीली इनिशियल ऑब्जेक्टिव इन इंडिया वाज टू ओवरथ्रो द सिख रूल इन पंजाब एंड लेटर इन ब्रिटिश। ठीक है, बिल्कुल। अगर बात करोगे तो भाई पहले ये पंजाब वाला जो रीजन था, वहाँ पे सिखों से इनको प्रॉब्लम्स थी कि सिख जो कन्वर्ट करवा रहे थे ना, सिखों को उखाड़ने की उसमें थे, फिराक में थे। और बाद में क्या हुआ कि अगर बात करोगे बहावी मूवमेंट, जो 1857 का युद्ध हुआ था, उसमें भी बहावी मूवमेंट्स ने काफ़ी हद तक वहाँ पे भाग लिया था। और जो जनरल वक्त कहाँ थे, जो बिजनौर के थे बेसिकली, लेकिन मोहम्मद शाह जफ़र की तरफ से लड़े थे, वो भी इसको फॉलो किया करते थे। ठीक है, तो सितानाबाद चूजन एज द इट्स ऑपरेशनल बेस
ऑन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। तो वहाबी मूवमेंट एक तरीके से रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था इस्लाम को रिवाइव करने के लिए, ठीक है। और टीटू मीर इनसे, अगर मैं ठीक हूँ तो टीटू मीर इनसे मिले थे मक्का पे, जब एक बार ये जा रहे थे, जो मक्का है सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे पिलग्रिमेज होता है इस्लाम का, मुस्लिम्स का, तो वहाँ पे ये मिले थे। उसके चलते ये काफ़ी हद तक इनसे एसोसिएटेड भी हो गए थे। ओके, विद रेफरेंस टू द खाशी अपराइजिंग 1829 to 1833 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अगर 15वें की बात करोगे तो इट अकर्ड ड्यू टू द ब्रिटिश प्लान टू कंस्ट्रक्ट ए मिलिट्री रोड पासिंग थ्रू द खासी हिल्स कनेक्टिंग सेलेट एंड आसाम। भाई ये अंग्रेज कुछ किया करते रहते थे। ये वाला जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट वाला, इसमें बर्मा को वो करते रहते थे, लड़ते रहते थे। और 1824 से लेके 26 तक जो पहला बर्मा का वॉर हुआ था, उसके चलते यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए जो खासी हिल्स हैं उसमें ये रोड कनेक्ट करना चाह रहे थे, रोड बना रहे थे, उसके लिए पेड़ काट रहे थे, जंगल काट रहे थे, इसलिए खासी अपराइजिंग हुआ। वन ऑफ द रीजन्स यही था, ठीक है। द लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट वाज तिरुत सिंह, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं इसको आपको 4 स्टार देता हूँ, ठीक है। आपको देखने को मिल सकता है बीपीएससी में। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुंदेला रिबिलियन ऑफ 1842। जो बुंदेला रिबिलियन था उसके रिगार्डिंग क्या है देख लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट टुक प्लेस इन द बुंदेलखंड रीजन अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट पॉलिसीज। बिल्कुल ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ ही ये एक आंदोलन था। मधुकर शाह एंड जवाहर शाह वर द प्रोमिनेंट लीडर्स इन दिस रिबिलियन। दोनों के दोनों स्टेटमेंट अभी तक ठीक है। तीसरा देख लेते हैं। इट वॉज कम्प्लीटली बैक्ड बाय द मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर। नहीं, बहादुर शाह जफर का ऐसा कोई लेना देना नहीं था। तो जो 16वां है, 16वें का आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट से बाद गडकरी रिविलियन 1874 में जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पे ये गडकरी रिवोल्ट हुआ था। उसके रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट है, गडकरीज वर द हेरिडेटरी मिलिट्री क्लास स्टेशन मराठा फोर्ट्स ऑफ कोल्हापुर। बिल्कुल ठीक है। जैसे पैकास थे गजपति रूलर्स के टाइम से वो चले आ रहे थे, ऐसे ही ये गजपति मराठा, ये जो मराठा वाला वो था पूरा एम्पायर, उसमें ये एक तरीके से मर्सनरी क्लास हुआ करती थी, जो फाइट किया करती थी, मिलिट्री जो रेड्स होते थे उन पर जाया करती थी, ठीक है। द रिवोल्ट वाज ट्रिगर्ड व्हेन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अटेम्प्टेड टू डिसबैंड देम एंड प्लेस देम अंडर द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। बिल्कुल ठीक है भाई। ये जैसे कि आपका 1818 के आसपास, 17 के आसपास ये जो युद्ध खत्म हो गया था, थर्ड मराठा एंग्लो मराठा वार, उसके बाद मराठा बिल्कुल उनकी जो वैल्यूज थी वो कम हो गई। और उनकी तरफ से जो मर्सिनरीज थे, चाहे आपके गडकरी हों, चाहे आपके पिंडारीज हों, ये मर्सिनरी वो होते थे सोल्जर्स, जो कि मराठा जब भी रेड करने जाते थे, कहीं से चौथ लूटने जाते थे, तो उनके साथ ही चलते थे, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 रिगार्डिंग द सावंतवाड़ी रिवोल्ट, ठीक है। इट अकर्ड इन द कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र का जो कोंकण रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये कोंकण वाला, गोवा और महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, ठीक है। अन्ना साहेब लेड द रिवोल्ट अगेंस्ट द अप्रेसिव मेजर ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। तो 18वें का जो देखने को मिल रहा है अभी तक दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा देख लेते हैं। इट वॉज कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज बाय द फ्रेंच सीक्रेट एजेंट्स। नहीं, ये गलत हो जाता है। तो केवल 2 ही ठीक है, 1 and 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अहोम रिवोल्ट। भाई अहोम कहाँ पे होगा? ये आसाम वाले रीजन में होगा, ठीक है। आसाम वाले रीजन में होगा। द ब्रिटिश हैड प्लेजेस टू विड्रॉ फ्रॉम आसाम आफ्टर द फर्स्ट बर्मा वॉर बट इंस्टीड अटेम्प्टेड टू इनकॉर्पोरेट द अहोम टेरिटरीज। बिल्कुल ठीक है भाई। फर्स्ट जो बर्मा वार हुआ था वो एंग्लो बर्मा वार हुआ था 1824 से लेके 1826 तक। तो लॉर्ड एमरेस्ट उस टाइम गवर्नर जनरल थे। हेमरेस्ट, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। फर्स्ट एंग्लो वर्मा वॉर, ठीक है। और सेकंड कब हुआ था? डलहौजी के टाइम में 1852 के आसपास। और थर्ड कब हुआ था? डफरिन के टाइम में। कब हुआ था? 1886 के आसपास, ठीक है। तो गोमधर कॉनवर वॉज डिक्लेयर द किंग बाय द रेबल्स टू लेड द आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। तो रिवोल्ट एंडेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल रॉयल प्रिंसेस बाय हैंगिंग। भाई सबको नहीं चढ़ाया गया था उसमें। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, तीसरा गलत हो जाता है, ठीक है। तो ओनली 1 and 2 इज द राइट आंसर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द कोली अपराइजिंग 1824 से लेकर 1848 तक, इसके बारे में हमें विचार करना है कथनों पे।
द कोलीज लिव्ड इन द नेबरहुड ऑफ द व्हील्स इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दे डिसमेंटल ब्रिटिश आउटपोस्ट बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट कॉज बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे जो अपराइजिंग जो हो रहे थे, जो अंग्रेजों की पॉलिसी के खिलाफ थे, है ना, जो लोकल इंटरफेरेंस करते थे, उनकी ज़मीनों को हड़पते थे या कुछ ज़मीनें खरीदते थे तो बहुत कम पैसा दिया करते थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बघेरा राइजिंग, जो बघेरा राइजिंग है ये भी महाराष्ट्र के वाले रीजन में हुई थी, है ना, 1818 से लेकर 1820 तक। ये जो आपको क्वेश्चंस हैं, ये जो रिवॉल्ट्स हैं, ये आपको क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी में कौन आगे हुआ कौन पीछे हुआ, इस तरीके से यूपीएससी में और अदर स्टेट पीसीएस में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द बघेराज ऑफ द कोहमंडल रिवोल्टेड ड्यू टू द exactions and interventions of the गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश, तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ओके, द बघेराज चीफ कैरिड आउट इनकर्जन इनटू द ब्रिटिश टेरिटरीज, बिल्कुल ये अटैक किया करते थे, ब्रिटिश जो टेरिटरीज होती थी उन पर अटैक किया करते थे। अ पीस ट्रीटी वाज कंक्लूडेड इन 1820 वेयर कंसेशंस वर ग्रांटेड टू द बघेराज, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। ओके, तो आपका जो 21 है, 21 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सूरत सॉल्ट एजिटेशन, भाई 1844 में सूरत सॉल्ट एजिटेशन हुआ था, उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। द लोकल पॉपुलेशन ऑफ सूरत बाइकॉटेड द रॉयटेड अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एन एडिशनल ड्यूटी ऑन सॉल्ट बाय द गवर्नमेंट, भाई ये बाद में भी गांधी जी ने भी किया है 1930 के आसपास, तो ये सॉल्ट से रिलेटेड था कि सॉल्ट पे भी टैक्स लगा दिया करते थे अंग्रेज। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है ड्यू टू इंटेंस पॉपुलर रेजिस्टेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट विड्रू द एडिशनल ड्यूटी सॉल्ट ड्यूटी, ठीक है, जैसे गांधी जी ने भी किया था उसमें भी फिर अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा था वो सॉल्ट जो टैक्स था, ऐसे यहाँ पे भी हुआ था, दोनों के दोनों कथन यहाँ पर ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विद रेफरेंस टू द सिंगफू विद्रोह, सिंगफू रिवोलियन, हमें कथनों पर विचार करना है, तो क्या क्या बोल रहे हैं ये, इट टुक इन आसाम विद वाइल द ब्रिटिश वर बिजी सप्रेसिंग खासीस, ठीक है, जो ये आसाम में हुआ था, उस टाइम हुआ था जब ये जो खासीस ट्राइब थी उनको ये सप्रेस कर रहे थे ब्रिटिश। द सिंगफू मर्डर द ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट्स इन 1839, ये भी ठीक है, ठीक है। तो अब जब इस तरह के रिवोल्ट होते थे तो वो तो क्या करते थे, मनी लैंडर्स के घर पर अटैक कर दिया, या अंग्रेज अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो अंग्रेजों पर अटैक कर दिया, खुद भी मरते थे उनको भी मारते थे, ठीक है। द निरंग फुदू वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट चीफ एसोसिएटेड विद द अपराइजिंग, ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फराजी रेबेलियन अंडर द दादू मियाँ, ठीक है, दादू मियाँ कौन थे भाई, जो सरायतुल्लाह थे उनके बेटे थे बेसिकली, है ना, ये 1818 के आसपास इन्होंने स्टार्ट किया था, वेस्ट बंगाल जो ईस्टर्न वेस्ट जो रीजन है बंगाल वाला, ठीक है, उसमें स्टार्ट किया था। तो अगर हम देखते हैं इसके क्या क्या बोल रहा है, he proclaimed that all land belong to the god, hence no tax should be paid to जमींदार्स और स्टेट, ठीक है, सारा का सारा भाई भगवान को बिलोंग करता है, उन्होंने ऐसा बोला था, जमीन है तो उनसे उनको टैक्स नहीं देना है, उनको टैक्स लेना भी नहीं चाहिए। he organized an egalitarian paramilitary force to defend against the landlords, बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चूका रिवोल्ट, 1810 में चूका रिवोल्ट हुआ था। इट वॉज एन एंटी टैक्स मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन बरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ठीक है, बरेली में हुआ था चूका मूवमेंट, ठीक है, ओके। और द इंट्रोडक्शन ऑफ द हाउस टैक्स बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज कॉज सीवियर रिसेंटमेंट अमंग द सिटीजन्स अंडर द मुफ्ती मोहम्मद अवाज, ठीक है, हाउस टैक्स भी लेना शुरू कर दिया था उन्होंने, पहले रेंट टैक्स, लैंड टैक्स, रोड टैक्स, फिर उन्होंने हाउस टैक्स भी लेना शुरू कर दिया था, ठीक है, और उस पर बेसिकली रेट्स इंक्रीज कर दिए थे, उसके विरोध में उन लोगों ने क्या करा था, ये मुहिम चलाई थी, ठीक है। इट लेड टू द इमीडिएट क्रिएशन ऑफ सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बरेली, नहीं बरेली तो कोई स्टेट नहीं बना, तो केवल दो ही ठीक है, ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द तारीक़ मोहम्मदिया आंदोलन, ठीक है, इसके संबंध में विचार करना है। टीटू मीर, ठीक है, जो कि इस के सर्वी सर्वा थे, जो विद्रोह था, ये मूवमेंट था। टीटू मीर वाज एन एक्टिव डिसाइपल ऑफ सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, ठीक है, ऑर्गेनाइज मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ बंगाल, बिल्कुल ठीक है। ही बिल्ट ए बेम्बो फोर्ट, है ना, इन
नारकेलबेरिया, ठीक है, टू रेसिस्ट हिंदू जमींदार्स एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है भाई। जो टीटू मीर थे, ये जो सैयद अहमद थे, ये जो रायबरेली के थे, जो वहाबी मूवमेंट चल रहा था बेसिकली, उससे एसोसिएटेड थे ये, ठीक है। और अगर टीटू मीर की बात करोगे तो इनसे ये सैयद अहमद से ये कहाँ मिले थे, 1822 के आसपास कहाँ मिले थे, ये इनको मक्का में मिले थे जब ये हज पे जा रहे थे, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। विद रेफरेंस टू द खोंडो अपराइजिंग, जो खोंडो अपराइजिंग थी 1837 से 1856 तक, बेसिकली क्या करते थे इसमें, अंग्रेज ने इसको बैन कर दिया था बाद में। ये करते क्या थे, खोंड जो प्रजाति थी ये जिंदा आदमी को सेक्रीफाइस क्या करते थे, है ना, उसकी बलि दे दिया करते थे, इसलिए उसको बंद करना पड़ा था बाद में। द खोंड्स लिव्ड इन हिली ट्रैक्ट्स स्पैनिंग फ्रॉम उड़ीसा टू श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। बिल्कुल ठीक है भाई, ये वाला जो रीजन है आपका, ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला, यहाँ रहते थे, ठीक है। द चक्रा विसोई लेड द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश अटेम्प्ट टू सप्रेस ह्यूमन सेक्रीफाइस प्रैक्टिसेस एंड न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। बिल्कुल ठीक है, बेसिकली दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, 27वें का, ठीक है। द रेबेलियन वाज कंप्लीटली फाउंडेड बाय द पुर्तगीज ट्रेडर, नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर स्टेट नंबर 3 गलत हो जाएगा और यहाँ पे केवल पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा। अब 28वां देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ विशाखापत्तनम, जो कि 1830 से लेकर 1834 तक हुआ था। इट वाज लॉन्च बाय द लोकल जमींदार्स एंड रूलर्स अगेंस्ट द हर्ष रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो भी जमींदार रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा इनसे टैक्स वसूलते थे, इसलिए इन्होंने वहाँ पर ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था। अच्छा, वीरभद्र राजू वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड ड्यूरिंग द सप्रेशन ऑफ दिस रिवोल्ट। बिल्कुल ठीक है, वीरभद्र राजू को पकड़ लिया गया था और उनको फांसी पर टांग दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेबेलियन ऑफ धुंधिया बाग, ठीक है। धुंधिया बाग वाला जो रिवोल्ट है जो 1799 से लेकर 1800 चला था, उसके रिगार्डिंग हमें देखना है। धुंधिया बाग वाज अ मराठा सोल्जर्स हु कार्व्ड आउट ए कमांड इन द टेरिटरीज ऑफ मैसूर। बिल्कुल ठीक है भाई, ये महाराष्ट्र और ये कर्नाटक वाला रीजन है, यहाँ पे इनका वो था इन्वॉल्वमेंट था। ही रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉलोइंग ए फॉल ऑफ टीपू सुल्तान इन द फोर्थ मैसूर वॉर। भाई 1799 में टीपू सुल्तान को मार दिया गया था, उसके बाद इनका राइज हुआ और यहाँ पे इनका इंटरफेरेंस था। ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द ब्रिटिश फोर्सेज लेड बाय द आर्थर वेलेजली। बिल्कुल, आर्थर वेलेजली उस टाइम था भी भाई, लॉर्ड वेलेजली का भाई था ये, और जो अपना टीपू सुल्तान था उसको मारने में भी इसने काफ़ी आगे बढ़कर हिस्सा लिया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विद रेफरेंस टू द संथल इंसरेक्शन ऑफ 1835, व्हाट डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डू टू प्लेकेट द संथल्स। भाई जो संथल रिवेलियन हुआ था, जो कि मैंने बताया था, जो उनका ऑब्जेक्टिव था कि जो धीकूज हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो एलियन लोग हैं, जैसे कि ब्रिटिश हैं, या ब्रिटिश ने जो और लोगों को इन्वाइट किया, उनको कैसे यहाँ से निकालना, क्योंकि वहाँ पर उनके सोशल इकोनॉमिक कल्चर को बहुत बुरी तरीके से ख़राब कर रहे थे, उनको एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, है ना। और आपका जो सिद्धू मुर्मू हो, कानू मुर्मू हो, चांद मुर्मू हो, भैरव मुर्मू हो, फूलू मुर्मू हो, या जानू मुर्मू है, झानू, तो ये सारे के सारे इसमें हीरोज थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया था, है ना, लीड किया था बेसिकली। ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड संथल परगना वाज क्रिएटेड। बिल्कुल, इसके बाद संथल परगना क्रिएट कर दिया गया था, और जो उनके ज़मीनें हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कोई और वाला नॉन ट्राइब नहीं खरीद सकता, ये भी एक वो था। ही बिकेम ए इलीगल इट बिकेम इलीगल फॉर संथल टू ट्रांसफर लैंड टू द नॉन संथल। बिल्कुल ठीक है भाई, यही था कि जो ट्राइबल की जमीन है उनको और कोई नहीं खरीद सकता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।